हेलो। हो गया ना? अब तो हो गया। हेलो हेलो। हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बताएंगे सभी कैसे हैं और फटाफट से जुड़ जाएंगे और क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी ऐप। अब तो ऐप पर आ रही हैं क्लासेस, है ना? यूजीसी नेट RWA पर। तो जल्दी से आ जाइए सभी, क्लास को शुरू करेंगे। पहले ही 1-2 मिनट लेट हो गया है ना। तो कल आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल यानी फ्राइडे में आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे। फिर आज हम जानेंगे शिक्षण की मूल अपेक्षाएं यानी आवश्यकताएं भी आप इसको कह सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कहां तक आपने कर लिया था और सभी ने 2 दिन तक रिवीजन किया है या नहीं? जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार थम्स अप करेंगे जल्दी से कि मैं क्लास शुरू करूं या नहीं। क्लास शुरू करूं? जी, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स आपने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे शिक्षण की मूल अपेक्षाएं। अपेक्षाएं को आप आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवश्यकताएं भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। उद्देश्य आपने कर लिए थे। आज आप करेंगे रिक्वायरमेंट और आज आपके मैं 5 क्वेश्चन भी लेकर के आई हूं जो आपको जवाब देना है। ठीक है, इसको करने के बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपका, फिर 2 कराऊंगी, ऐसे ऐसे करके पूरी क्लास में करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षण की मूल अपेक्षाओं के बारे में। भैया क्या होती हैं मूल आवश्यकताएं जिनके बिना शिक्षण की कोई भी प्रक्रिया आपकी प्रभावी नहीं होती? जिनके से आपकी शिक्षण की प्रक्रिया कोई भी प्रभावी नहीं होती, वो आपकी क्या हो जाती हैं? शिक्षण की मूल अपेक्षाएं हो जाती हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है भाई। आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी आप उच्च माध्यम के क्या बनेंगे? प्रोफेसर, है ना? तो आपको यही नहीं करना कि सिर्फ आपको उनको जानकारी ही देनी है, उनकी समझ भी विकसित करनी है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके हो जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट इस पर आता है शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें आप क्या करेंगे भैया? उच्च शिक्षा में आपको मानना होता है कि हर विद्यार्थी में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जैसे आप लोग हैं, नेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग है पहले से ही, है ना? तो मुझे उसको नकारात्मक प्रभाव में नहीं लेना होगा। ठीक है, तो सभी समझ रहे हैं ना? सभी समझ पा रहे हैं या नहीं? आज आपको एग्जाम्पल आप ही के अकॉर्डिंग मिलेंगे, है ना? वो आपका बेसिक था जो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक की। पेडागोजी में किस प्रकार से हम बच्चे को बड़ा होते हुए वो उनको सिखाते हैं ना, चीजें समझाते हैं ना। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम आप उच्च स्तर पे लेवल पे आप उदाहरण बताइए। तो बेटा वो आपका एंड्रागोजी में आता ही है, आप सभी ने पढ़ा होगा। एक आपका होता है पेडागोजी, एक आपका होता है एंड्रागोजी और एक आपका होता है ह्यूटागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी क्या होता है? हमारा बेस होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड अभी नहीं होगा, पहले एक यूनिट आपकी ये खत्म हो जाएगी, तब आपका दूसरा शुरू होगा और तब उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन भी शुरू कराऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? अब बताइए, एक चीज बताइए, पेडागोजी के माध्यम से आपकी स्टार्टिंग करनी बहुत जरूरी थी, बेस बनाना। ठीक है, फिर आपको अडल्ट के माध्यम से एंड्रोलॉजी का भी पढ़ाया जाएगा, फिर ह्यूटागोजी का भी पढ़ाया जाएगा, है ना? तो आपको उसी तरह से लेकर चला जाएगा। तो आपके आज के एग्जाम्पल आपको आपके ही तौर पर मिलेंगे। ठीक है, सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए, सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट। तो भैया शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण यानी टीचर हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। टीचर में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब किस प्रकार इसको देख सकते हैं?
भैया क्रिटिकल थिंकिंग सभी उच्च स्तर पर ग्रहण कर रहे शिक्षक में होता है, यानी बच्चों में होता है, तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, तो आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आते हैं, तो शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाई कोई नेट एस्पिरेंट अगर बार बार पेपर 1 में नंबर कम ला रहा है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई नेट का स्टूडेंट है ना, कोई नेट का पेपर दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बार बार पेपर 1 में मार्क्स उसके कम आ रहे हैं, मार्क्स क्या आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, यानी शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को समझाना है बच्चे को कि आपका जो है कंटेंट तो बिल्कुल सही जा रहा है ना, कंटेंट जो है आपका क्या जा रहा है, आपको उसको कहना है कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है वो तो ठीक है, पर तुम्हें क्या करना होगा, आपकी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिन्होंने नेट का एग्जाम दे भी दिया होगा, है ना, और पेपर 1 में कम मार्क्स रह जाते होंगे, तो मुझे क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी को आपसे चेंज कराना है। भाई आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्योंकि सभी ने सभी कुछ पहले पढ़ लिया है ना, दूसरी बार वो पढ़ रहे होंगे जिन्होंने नेट का एग्जाम देना है अब जून वाला, ठीक है, कुछ ने दे दिया होगा, तो उनका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, आपको रिवीजन ही तो करना है, पर आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना है। तो यही सकारात्मक दृष्टिकोण मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंने कि यहां पर बताया, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बच्चे को देना है कि भैया कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्या बदलनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा पहली बार भी तुम्हारा नहीं हुआ, इस बार भी तुम्हारा नहीं होगा, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो ये नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो सभी समझ गए पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, शिक्षक का आत्मविश्वास प्रबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। टीचर का क्या बताया जा रहा है यहां पर, टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब किस प्रकार से होना चाहिए, जो भी मैं एग्जांपल आपको बता रही हूं वो आप नोट करते हुए चलेंगे, है ना। बेटा ऐसे क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों का कमेंट्स था फ्राइडे वाली क्लास में कि मैम आप बहुत लेट बता रही हैं, आप इतने उदाहरण बता रही हैं, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। अब एक जवाब मुझे आप कमेंट में दे दीजिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूं क्या सभी को बहुत अच्छे समझ में आता है या नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ बोल करके आपको और एक ही दिन में एक टॉपिक खत्म कर दूं तो वो भी मैं कर सकती हूं, है, ऐसा नहीं है। पर मैं क्या लेकर चलना चाहती हूं, आपको बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहती हूं कि आप बिल्कुल निचले स्तर से तब ऊपर जाएं, ठीक है। मैं भी आपका एक टॉपिक एक क्लास में बहुत अच्छे से खत्म कर सकती हूं, उसमें मैं आपको कुछ लिखवाऊंगी नहीं, सिर्फ मुंह से बताऊंगी। आप एक बार कमेंट करिए कि मैम आप जैसा पढ़ा रही हैं वो हमें चाहिए, या आपको जो चाहिए मैं आपके अकॉर्डिंग कर दूंगी। फिर आप बताइए भाई, मैं आपको मुंह से बोलकर भी एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको लिखवाऊंगी भी, तो उसमें टाइम तो लगेगा। सिलेबस की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, वो मेरे ऊपर छोड़िए, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा टाइम से। इस क्लास के बाद मुझे सभी बच्चों के कमेंट चाहिए, जब क्लास एंड होगी सभी अपने कमेंट छोड़ेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, लिखवाना भी है मुझे या फिर नहीं लिखवाना, आप बता दीजिए एक बार। बेसिक टू एडवांस ही मैं चल रही हूं, सभी बच्चों का मुझे इस क्लास के बाद कमेंट चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था मैम आप बहुत लेट कर रही हैं, आपने औपचारिक शिक्षा में ही आधा घंटा निकाल दिया, है ना। तो बेटा वो मैंने उसके उदाहरण नहीं लिखवाए थे, उस दिन मैंने आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर की फॉर्म में पढ़ा दिया था जी। आप क्लास के बाद मुझे सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस बात का कि आपको साथ साथ लिखना भी है। मैं अगर मुंह से बोलकर, अगर आपको चाहिए कि आपको कंटेंट ज्यादा चाहिए 1 घंटे में, तो मैं फिर आपको लिखवा नहीं पाऊंगी, आप उसको स्वयं ही लिखेंगे, या फिर आप ऐसे चलिए मेरे तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना। सिलेबस कंप्लीट होने की गारंटी मेरी है, वो मैं टाइम पर आपको करके दूंगी, ठीक है जी। इस क्लास के बाद मुझे सभी बच्चों के कमेंट चाहिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब क्लास पर आते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया शिक्षक का आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए, यानी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक का आत्मविश्वास उसके विषय की गहराई से होता है ना, उसकी विषय की गहराई और उसकी समझ कितनी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई जाता है। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है कि शिक्षक का आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। आप ये नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे या फिर कहीं प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको क्या होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, या नहीं बताइए, तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा।
है ना, तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहां पर यही चीज कहना चाह रहा है। रही बात आपकी एग्जाम्पल की, आपके एग्जाम्पल अब आपको नेट के तरह से ही मिलेंगे। वो मेरी पेडागोजी की स्टार्टिंग थी कि आपको मुझे लेकर के चलना था सरल से कठिन की ओर, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो आप समझ पाते। अब ये तो 2-3 क्लास आपकी हो चुकी हैं, इससे आपका बेस बन गया है, अब आपकी मजबूती ज्यादा हो जाएगी, है ना। जी बिल्कुल, जो मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक है, उन्हें कुछ नहीं आता, तो वो बेसिक से ही तो चलूंगी ना लेकर मैं उन्हें, बताइए। ओके डन। अब जरा क्लास पर ध्यान देंगे, है ना। तो मैंने आपका क्या बताया, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा कैसे होगा, आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगी, आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया होगी, तो आपका आत्मविश्वास की क्या हो जाएगा, हाई लेवल पर होगा। नेक्स्ट होता है आपका छात्रों को नई दिशा देने में समर्थ, यानी गाइड कैसे कर रहे हैं आप स्टूडेंट को, है ना, कैसे गाइड कर रहे हैं। किसी कॉन्सेप्ट पर अलग मत आ जाए तो शिक्षक को घबराना नहीं है, उसको बहुत कामली जवाब देना है। भाई आप प्रोफेसर बनेंगे, आप एक क्लास लेंगे, सामने से किसी बच्चे का अगर कमेंट आता है, जैसे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सामने से कोई बच्चा यदि आपसे पूछता है कि मैम ये सिलेबस ऐसे नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, या ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, तो आपको बहुत कामली तरीके से उसको मैनेज करना है ना। तो आपका विश्वास, आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, प्रबल। तो यही यहां पर कहा गया है, छात्रों की नई दिशा देने में समर्थता, यानी आपको डायरेक्शन किस प्रकार से बच्चों को देनी है। यदि छात्र आपसे पूछ रहा है, भैया शिक्षक छात्रों को बताए कि उनके लिए पढ़ना जरूरी क्यों है और वो आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस फॉर्म में पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, तो आपको छात्रों को दिशा देनी है। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, भैया छात्र नेट की बहुत सारी किताबें जमा कर लेते हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स आपके पास भी होंगी, कुछ बच्चों के, है ना, कुछ बच्चों के होंगी नहीं, है ना। तो बहुत सारी बुक, यानी 5 से 6 बुक आप प्रेफर करते होंगे, है ना। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है वो भी, उनके पास भी बुक्स 1-2 तो होंगी ही होंगी सभी के पास, है ना। तो आपको क्या करना है, यानी शिक्षक को क्या करना है, प्रायोरिटी बुक उनको बतानी है कि भैया ये वाली बुक आप ले लीजिए, आप इससे पढ़ लीजिए, है ना। जी भी, अब आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, कमेंट्स ये वाले रोक लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपने कुछ, इसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूं, छात्रों को नई दिशा देने में समर्थ। आप छात्रों को दिशा कैसे दिखाएंगे, भाई नेट के एग्जाम में कुछ बच्चे 3 से 4 किताबें ले लेते हैं, तो शिक्षक को क्या करना है, उसकी प्रायोरिटी बुक उसको बतानी है कि भाई ये वाली आपकी बुक है, आप इसको लेकर पढ़ाइए, है ना। तो इस वाला एग्जाम्पल भी सभी ने लिख लिया होगा, फटाफट से बताते चलेंगे। सभी जो मैं बोल रही हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अगर लिखवाऊंगी तो यही इसी पेज पर रह जाऊंगी, ठीक है। तो आपको छोटा छोटा लिख के चलना है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला एग्जाम्पल ये किसका है, आपका इसका है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप डाल लीजिए। तो आपको क्या करना है, छात्रों को प्रायोरिटी बताएं कि ये वाली बुक प्रायोरिटी पर रखनी है, और इसी के माध्यम से आपको करना है। शिक्षक को क्या स्पष्ट करना है, हर टॉपिक में क्या एग्जाम ओरिएंटेड आता है ना। शिक्षक को क्या करना है, हर टॉपिक में एग्जाम ओरिएंटेड क्या है ना, क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है ये उसको बताना है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने बताए, एक बताया कि एनटीए में क्या, एनटीए का जब ये नेट का एग्जाम बच्चे देते हैं तो वो 5 से 6 बुक प्रेफर कर लेते हैं, किसी ने कोई सी बुक बता दी वो भी ले आए, किसी ने कोई और सी बुक बता दी वो भी ले आए। तो शिक्षक को क्या करना है, उसको प्रायोरिटी बुक के लिए कहना है कि आपकी प्रायोरिटी ये है, आप इससे पढ़िए, इधर उधर मत भागिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हर टॉपिक में शिक्षक को बताना है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। जैसे मैंने आपकी पहली क्लास ली थी तो सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था कि ये टॉपिक एनटीए बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां तक कि सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण, है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक प्रेजेंटेटिव आप कैसे करेंगे, पर्सपेक्टिव आपका क्या होगा। तो यहां पर आपको क्या बताना है, आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इसमें आपका क्या आएगा, बच्चे को किसी भी प्रकार की झूठी उम्मीद नहीं देंगे, आप बच्चे को किसी भी प्रकार की झूठी उम्मीद नहीं देंगे, बच्चे को किसी भी प्रकार की क्या नहीं करेंगे, झूठी उम्मीद नहीं देंगे, और ना ही उसमें डर पैदा करेंगे, है ना, ना ही उसमें डर पैदा करेंगे। जो बेसिक स्टूडेंट है मेरे, मैं उनको ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत भाई
ऐसा पेपर आएगा, आपसे क्लियर नहीं होगा, है ना, आप पढ़ेंगे नहीं तो ये नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। तो इसमें आपका क्या आ जाता है, झूठी उम्मीद आप कोई नहीं देंगे, डर कोई पैदा नहीं करेंगे। शिक्षक कहे कि मेहनत और सही दिशा से आपका नेट क्लियर 100% होगा, है ना। अगर आप टाइमली रिवीजन करते हैं, उदाहरण में आप लिखिए शिक्षक को क्या कहना है, उदाहरण में सभी लोग नोट करेंगे, शिक्षक को कहना है कि आपकी मेहनत से ही आपका नेट का एग्जाम क्लियर होगा, यानी सभी लोग समझ गए, इसमें आप लिखेंगे ये वाली बात। भैया यह भी बताएं कि समय और निरंतर अभ्यास भी जरूरी है ना, रेगुलर प्रैक्टिस भी आपकी जरूरी है। तो इसमें 2 पॉइंट आप लिखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस बताए, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस आपकी, रेगुलर प्रैक्टिस आपकी जरूरी है ना। यह आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण में आप लिखेंगे, झूठी उम्मीद नहीं देनी है, कम, है ना, और आपको डर पैदा नहीं करना है, बच्चे को ये नहीं दिखाना कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ये वो, है ना, तो ये नहीं बताना। आपको क्या करना है, शिक्षक को बताना है रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे और मेहनत और सही दिशा में चलेंगे तो आपका नेट का एग्जाम 100% क्लियर होगा। जी, सभी बेसिक स्टूडेंट का स्वागत है मेरी क्लास में, ठीक है। तो विषय का पूर्ण ज्ञान, नेक्स्ट आपका आ जाता है विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी शिक्षक को विषय की बुनियादी समझ और एग्जाम पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दी थी, जब आपका यूट्यूब पर फर्स्ट डेमो था, उसकी नॉलेज मैंने आपको कराई थी कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और ये टॉपिक एनटीए के फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या आप प्रोफेसर जब बन जाएंगे तो आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट होगा उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कहां से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये ज्ञान प्रॉपर आपको होना चाहिए। तो यही बात ये कह रहा है, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर को क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया भाई टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा क्यों पढ़ाई जा रही है। उदाहरण में लिख दीजिए आप, इसके उदाहरण में आप लिख दीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा हमें क्यों पढ़ानी चाहिए, स्पष्ट कारण बताने चाहिए, पिछले वर्षों में पूछे गए आपको क्वेश्चन भी बताने चाहिए, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं। जी बिल्कुल, ईमानदारी और मेहनत से यदि आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में 100% उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है, ये डब्लू चौहान जी कह रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से, उदाहरण में आप लिख लेंगे शिक्षक को बुनियादी समझ और एग्जाम पैटर्न की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और एग्जाम्पल में आप इसका क्या लिखेंगे भैया, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की परिभाषा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको क्यों पढ़ाना चाहिए, कितना कैसे पढ़ाना चाहिए, सिलेबस आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी समझ में आ रही है या नहीं, एक बार थम्स अप कर देंगे जल्दी से। फिर चलते हैं, अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रबल होनी चाहिए, यानी आपकी एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए एक्सप्रेस करने की, वन सेल्फ, है ना, किसी चीज को बताने की आपकी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता आपकी प्रबल होनी चाहिए, यानी शिक्षक कठिन बात को सरल शब्दों में कैसे समझाए, है ना, कठिन बात को सरल शब्दों में कैसे समझाना है, ये आपका कहना जा रहा है। ये अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रबल, यानी कठिन बात को किस तरह से आपको सरल वे में बच्चों को देना है, जैसे मैं आपको कठिन चीजों को बहुत ही सरल वे में यहां पर बोलकर बता रही हूं और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कठिन बातों को सरल तरीके से आप किस तरह से बता सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट को नंबर 1 उदाहरण में लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट को लंबी थ्योरी की बजाय छोटे वाक्यों में समझाना, है ना। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, अभिव्यक्ति करने की क्षमता प्रबल में लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट को बड़े माध्यम से ना पढ़ाकर छोटे माध्यम से आपको बताना। भैया कॉन्सेप्ट को लंबी थ्योरी के बजाय छोटे वाक्यों में बताना, लंबी थ्योरी के बजाय छोटे वाक्यों में समझाना, छोटे वाक्यों में समझाना, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, फिर पॉइंट समझाने के बाद उसको दोबारा शॉर्ट रिकेप करा सकते हैं आप, जैसे मैं आपको शॉर्ट 5 मिनट रिवीजन कराती हूं ना लास्ट में, तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ाने के बाद एक सारी क्लास को 5 मिनट क्विक रिवीजन भी आप उसको करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ गए या नहीं, सभी बताएंगे यहां तक की बात समझ गए। नेक्स्ट पेज पर चलूं, सभी जल्दी से थम्स अप कर देंगे, फटाफट से जल्दी से थम्स अप कर देंगे। अब अगले पेज पर हम चलेंगे, है ना।
अगले पेज पर आपका एक आ जाता है सामाजिक प्रतिबद्धता व विश्वास के भाव, है ना। यानी ट्रस्ट आपका किस तरह से बनेगा शिक्षक के ऊपर, या शिक्षक का बच्चे के ऊपर ट्रस्ट किस तरह से बनता है, वो आपको देखना है। तो सामाजिक प्रतिबद्धता व विश्वास के भाव में आपका क्या आ जाता है, शिक्षक सभी छात्रों से समान व्यवहार करे, है ना। शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को सभी छात्रों से समान व्यवहार करना है। समान व्यवहार करना है कैसे भैया, कैसे आप समान व्यवहार करेंगे भैया? हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चे मेरे पास हैं, होंगे। कौन कौन बताएंगे? इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड मतलब से हैं, हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से, बताएंगे जरा कमेंट में। तो मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर ही लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही आपको पढ़ाऊं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको हिंदी में ही बताती चली जाऊंगी, है ना। तो एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होंगे वो तो आप हिंदी में ही बेहतर समझ पाएंगे, है ना। तो यहां पर दोनों प्रकार के बच्चे होंगे। शिक्षक को सभी छात्रों से समान व्यवहार करना होगा भैया। इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी यहां पर होंगे और हिंदी माध्यम के भी होंगे, तो दोनों को एक ही तरह का व्यवहार करूंगी और दोनों को बाइलिंगुअल ही लेकर के चलूंगी, बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर बात आ जाती है, इस वाले पॉइंट में आप बनाकर लिखेंगे शिक्षक को सभी छात्रों से समान व्यवहार करना है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि आपको हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों को साथ लेकर के चलना है, और हर प्रश्न को गंभीरता से लेकर के चलना है। क्या करना है, हर प्रश्न को गंभीरता से लेकर के चलना है, गंभीरता से लेकर के चलना है जी। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। इसमें आप क्या लिखेंगे, शिक्षक को सभी छात्रों से समान व्यवहार करना है। भाई आपके पास आगे जाकर जब आप प्रोफेसर बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ा रहे होंगे, वहां पर दोनों तरह के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। तो जिनकी हिंदी कमजोर है वो इंग्लिश पर भी ध्यान दें, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी पर भी ध्यान दे, है ना। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी पर भी ध्यान दे, और जिनकी हिंदी अच्छी है वो इंग्लिश पर भी ध्यान दे। दोनों ही तरीके से आपको लेकर के चलना होगा सभी आने वाले टाइम में बच्चों को, ठीक है। तो दूसरा नंबर पॉइंट आ जाता है हमारा, छात्रों के अवांछित व्यवहार को मुक्तियुक्त तरीके से दूर करने का प्रयास करना है आपको। वो आप किस तरह से करेंगे भैया, उनका बिहेवियर देखना है, ठीक है। उनका बिहेवियर देखना है कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है, एक दूसरे के प्रति आप उनका बिहेवियर देखेंगे, एक दूसरे के प्रति वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं कक्षा में, कोई आपस में वो तो नहीं कर रहा, आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, ये सभी भी आपको देख करके चलना है। उनके व्यवहार को क्या करना है, हर तरीके से उनको क्लास में क्या देनी है, स्टूडेंट डिस्प्यूटिव बिहेवियर इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है। तो उनको आपको हर तरीके से लेकर के चलना है, नैतिक व्यवहार उनके अंदर डालना है, सामाजिक व्यवहार। एक बच्चा एक दिन कहा था कि बड़ों को कैसे सुधारें, तो भैया बड़ों को भी इसी प्रकार से सुधारेंगे जैसे छोटों को आप सुधारते हैं, है ना। तो आपको सभी चीज उनको बता करके चलनी है कि भैया आपका व्यवहार ये वाला गलत है, या इस टीचर के साथ आपका ऐसा व्यवहार है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो सभी प्रकार के व्यवहार को आप बच्चों में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का उपयोग, यानी रिवॉर्ड के माध्यम से आपको बच्चों को लेकर चलना है, ना कि उनको पनिश करना है, क्योंकि वो अपने लेवल पर, स्तर पर उच्च स्तरीय माध्यम में है। एक बार आप छोटे बच्चों के साथ तो ये कर सकते हैं, पर वहां भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि बच्चों को भी आपको आराम से ही मैनेज करके चलना है, और बड़े बच्चों को तो आप वैसे भी दंडित नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बताया जाता है, दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति, यानी रिवॉर्ड के माध्यम से आपको लेकर के चलना है। गलती को सीखने का अवसर बनाना है ना। क्या करना है, गलती को सीखने का अवसर बनाना है, गलती को सीखने का अवसर, ना कि उसको गलती के लिए डांटना, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप उसको गलती को सीखने का अवसर बनाएं। यदि वो गलती कर रहा है तो आप क्या दें, उसको मौका दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें कि आपके पास एक और मौका है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, दोबारा इसको करिए, ठीक है जी। तो आपको क्या समझ में आया, गलती को सीखने का अवसर बनाना है, ठीक है। सही प्रयास की सराहना करनी है, और क्या करना है, सही प्रयास की सराहना करनी है, सही प्रयास की
सराहना करनी है आपको बच्चे की, ठीक है। यदि वो आपका सही प्रयास कर रहा है, कक्षा में सही एफर्ट्स डाल रहा है अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने कंटेंट के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, तो आपको क्या करना है, उसकी सराहना करनी है। यानी क्या करना है, उसे रिवॉर्ड के माध्यम से आगे बताना है, जिससे बच्चे में एक प्रकार का क्या आए, एक प्रकार की उत्सुकता आए और वो दोबारा उस चीज को बहुत ही और भी बेहतर तरीके से कर सके। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है भैया। छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, बलपूर्वक ये ज्ञान नहीं देना, है ना। सीखने की इच्छा आप कैसे जगाएंगे भाई, उसमें छात्र की पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है ना। इसमें आप लिखेंगे छात्र की पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, छात्र की पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। क्या नहीं करना है, बोझ नहीं समझना है। अगर कोई स्टूडेंट आपका ऐसा भी मिलेगा आपको कि वो आप 2-3 बार उसको समझा रहे हैं और भी ज्यादा बार आपको समझाने की आवश्यकता होगी, यानी कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि वो एक ही बार में समझ रहा है, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि वो 5 से 6 बार आप उसको रेगुलर बता रहे हैं, वो तब जाकर के समझता है। तो आपको क्या नहीं करना, छात्र की पढ़ाई को बोझ नहीं समझना। जितनी बार भी आपका छात्र आपसे पूछे, क्वेश्चन करे, तो आपको क्या करना है, उसको जवाब देना है उतनी ही बार। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सीखने की इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, और बलपूर्वक आपको ज्ञान नहीं देना, है ना। बलपूर्वक ज्ञान आपको नहीं देना, सही है। तो ऐसे माहौल बनाएं कि छात्र सवाल जवाब करे और कॉन्सेप्ट पर उसको काम करना सिखाइए। क्या सिखाइए, उसको कॉन्सेप्ट पर काम करना सिखाइए, कॉन्सेप्ट पर काम करना सिखाएं, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, कॉन्सेप्ट कर काम करना सिखाएं, और ऐसा माहौल बनाएं कि छात्र क्या कर सके, छात्र सवाल जवाब भी कर सके। उसको डराना नहीं है, ठीक है, सवाल जवाब भी वो कर सके। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप बच्चे को लेकर के चल रहे हैं तो उसमें सीखने की इच्छा को उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीखने की। सोशियोलॉजी की टीचर्स भी कल तक आपको पता चल जाएगा कि कल आपकी क्लास कब होगी सोशियोलॉजी की, है ना। ग्रुप में सर ने आपको रिप्लाई भी किया था जी। तो अब आप आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। अब सर्वांगीण विकास पर आप किस तरह से बल देंगे भैया, सर्वांगीण विकास पर समाज की उसकी दृष्टि को लेकर के चलेंगे, है ना। समाज में वो किस तरह से उठ बैठ रहा है ना। सामाजिक ज्ञान आपको देना है। शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, यानी आपको खाली उसको पढ़ाई की नॉलेज ही नहीं देनी, आसपास में क्या हो रहा है ना, आप कैसे बहुत अच्छे नागरिक बने, देश में क्या चल रहा है ना। तो आप सभी नॉलेज उसको, बच्चे को देकर के आपको चलनी है, ना सिर्फ मात्र पढ़ाई करवानी है उसकी। अगर वो कक्षा में आ रहा है और आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ कक्षा के बारे में ही नहीं बताएंगे, सिर्फ उसको पढ़ाएंगे नहीं, सर्वांगीण विकास में नैतिक सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। समाज में क्या हो रहा है, समाज को कैसे लेकर के चलना चाहिए, कैसे किससे बोलने का व्यवहार करना चाहिए, है ना, किस तरीके से सामने वाले से पेश आना चाहिए। तो सभी चीजें आप जो है कक्षा में बच्चे को बता करके चलेंगे। तो एक बार बता दीजिए, ये सभी आपको बहुत अच्छे समझ आ गया है नहीं। एक क्वेश्चन इसके बाद में करवाने वाली हूं। अब बताइए, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं इसका कराने वाली हूं आपको। बताइए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन करवाने जा रही हूं अब, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए आप पहले, फिर आप आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से जवाब दीजिएगा इंग्लिश पढ़कर, जो इंग्लिश वाले हैं, और जहां समझ नहीं आता हिंदी को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहां समझ नहीं आता इंग्लिश को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जल्दी से इसका जवाब देंगे, जल्दी से इसका जवाब देंगे फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुभवात्मक शिक्षा का समर्थन करने में शिक्षक की भूमिका एक की नहीं होती, यानी इनमें से एक की भूमिका नहीं हो सकती। ध्यान देंगे कि इनमें से एक भूमिका क्या नहीं हो सकती, टीचर की। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से सभी बता देंगे।
इसका जवाब बता देंगे जल्दी से। एक टीचर की क्या नहीं हो सकती भैया? कोच नहीं हो सकता, मेंटर नहीं हो सकता, ट्यूटर नहीं हो सकता, या फिर प्रौद्योगिकी नहीं हो सकता। जल्दी से पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। अभी किसी का भी कोई भी जवाब नहीं है? बच्चे क्या कह रहे हैं? किसी ने जवाब दिया है सी। और बताइए, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है डी। सी और डी क्या नहीं हो सकता? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले ये सुन लीजिए आप। अनुभवात्मक शिक्षा का समर्थन करने में शिक्षक की भूमिका एक की नहीं हो सकती, इनमें से एक की नहीं हो सकती। यानी मुझे अगर अपने अनुभव साझा करने हैं तो मैं इनमें से क्या नहीं हूं, मैं इनमें से क्या नहीं हो सकती। ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है डी। डी और सी में कंफ्यूज हैं बच्चे। बी भी आ गया भैया, ए भी आ गया, तो क्या सारे ही जवाब हो जाएंगे? बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो जिन बच्चों का डी आंसर आया है वो तो आपका सही है, बाकी सी वाले भी गलत हैं, है ना, बी वाले भी गलत हैं और ए वाले भी गलत हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं हो सकता। एक टीचर जब अपने अनुभव साझा आपसे करे तो इनमें से क्या नहीं हो सकता, तो यहां पर आपका डी जवाब है भैया। क्यों है डी जवाब? अब जरा ध्यान से देख लेंगे इसको भैया। कोच, कोच क्या है? अगर आपको कोई चीज सिखा रहा है, किसी भी चीज का कोच लेकर चलिए आप, या कोई गेम खेल रहे हैं या क्या, तो कोच क्या कर रहा है? आपसे अपने अनुभव साझा करेगा या नहीं करेगा कि भैया मैं जब खिलाड़ी था तो मैंने ये गलती की थी तो तुम ये मत करना। तो वो क्या कर रहा है? अपना अनुभव साझा कर रहा है या नहीं? हाँ बताएंगे कमेंट में। तो कोच तो आपका हो जाएगा, ये तो आपका अनुभव एक तरीके से साझा करेगा आपसे या नहीं करेगा, ये बताइए। अनुभव साझा करेगा या नहीं करेगा? किसी भी चीज का कोच हो सकता है, ठीक है। पहला आपने समझ लिया भैया। कोच क्या होगा? छात्र को प्रैक्टिस, छात्र की प्रैक्टिस भी करवाएगा और फीडबैक भी लेगा। छात्र की क्या करवाएगा? प्रैक्टिस भी करवाएगा, है ना, प्रैक्टिस भी करवाएगा और क्या करेगा? उनका फीडबैक भी लेगा या नहीं लेगा, बताइए। तो ये क्या हो रहा है? अनुभव साझा हो रहा है। यानी कोच आपको, जैसे मैं आपकी कोच हुई तो जो गलतियां मैं पीछे करके आ चुकी हूं तो आपको क्या कहूंगी कि आपको वो गलती नहीं करनी। तो मैं क्या कर रही हूं? अपना अनुभव साझा कर रही हूं। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, है ना, ये तो है नहीं। मेंटर, मेंटर भी इसी तरह से होता है। आपको क्या करता है? अनुभव साझा करते हैं, आप उसकी सोचने में मदद करते हैं कि भैया ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करना चाहिए। तो यहां क्या हो रहा है? अनुभव साझा हो रहा है। तो एक शिक्षक आपका मेंटर भी हो सकता है, कोच भी हो सकता है और ट्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूटर में क्या आ जाएगा भैया? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना, क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। एक्टिविटी से पहले क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे। कोई भी एक्टिविटी अब आपको करवाने वाले हैं तो उसकी क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे, यानी अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम टेक्नोलॉजी वाला क्यों नहीं होगा? अब भी बताइए, एक चीज बताइए मुझे, मैं टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं होगा? ये एक टूल है बेटा। ये क्या है? एक टूल है। ये एक टूल है, मदद तो कर सकता है, ये आपकी मदद कर सकता है, परंतु एक टीचर की जगह नहीं ले सकता, ये आपको अपने अनुभव नहीं बता सकता। इसीलिए ये ऑप्शन है ना, इसीलिए ये ऑप्शन है आपका। टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूं ये टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ा रही हूं, पर मैं जो अपने अनुभव साझा कर पा रही हूं ये टेक्नोलॉजी आपको अपने अनुभव साझा कर पाएगी क्या? आपको बोल के बता पाएगी, समझा पाएगी? बताइए बताइए भैया। प्रौद्योगिकी का क्या हो जाएगा? ये आपका एक टूल है, ये आपकी हेल्प कर सकता है ना, ये सिर्फ आपकी हेल्प तो कर सकता है, पर एक टीचर बन जाएगा क्या? ये अनुभव साझा कर देगा क्या? जितनी भी टेक्नोलॉजी है अपने अनुभव साझा कर देगी क्या आपको? आपको किसी को एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखाई देंगे, कमेंट सिर्फ मुझे दिखाई देंगे आपके। क्लियर हुआ? बताइए बताइए, प्रौद्योगिकी क्यों नहीं होगा? ये एक टूल है, ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है। ये पेन है, ये एक सिर्फ टूल है, ये लिखने में मेरी हेल्प तो कर सकता है, पर ये पेन अपना अनुभव साझा नहीं कर सकता। ये पेन मुझे ये थोड़ी ना बोल देगा कि मैम आप मुझे इस तरह से पकड़िए वरना मैं तो गलत राइटिंग दे दूंगा। ये कहेगा क्या? ये पेन नहीं कहेगा ना। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है, चीजों में मदद कर सकती है, अपना अनुभव साझा नहीं कर सकती है। इसीलिए आपका यहां पर पूछा गया था कि अनुभव
अनुभवात्मक शिक्षा का समर्थन करने में शिक्षक की भूमिका एक प्रौद्योगिकी की नहीं हो सकती। एक ट्यूटर भी हो सकता है, मेंटर भी हो सकता है, कोच भी हो सकता है। मेंटर भी वही है जो कोच और ट्यूटर है, जो अपने साझा करे, अपनी आपकी अनुभव को समझाए, है ना। तो यहां पर आप क्या क्या लिखेंगे, यह एक टूल है, यह सिर्फ हेल्प कर सकता है, परंतु एक टीचर की जगह उसके अनुभव आपको नहीं बना सकता। भैया ये आपका सपोर्टिंग टूल है। क्या है? ये आपका एक सपोर्टिंग टूल हो सकता है, सपोर्टिंग टूल हो सकता है। और टीचर क्या होता है आपका? टीचर है आपका ह्यूमन रोल जो अदा कर रहा है, ह्यूमन रोल अदा कर रहा है, यानी आपके अनुभव साझा कर रहा है, अनुभव साझा कर रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी होगा। बताइए ये क्वेश्चन सभी लोग समझ गए? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत समस्या बताइए जी, कहीं कोई दिक्कत और समस्या? अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाली हूं, क्योंकि फिर लास्ट में अगर क्वेश्चन लेते हैं तो लेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहां तक सभी समझ गए जी? बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। पाठ योजना लिखने के लिए अनुक्रम को पुनर्व्यवस्थित करें। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, और चौथे पर क्या करेंगे, पांचवें पर क्या करेंगे। ये आपके आंसर यहां दिए हुए हैं, बताइए कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। इसका क्रम सही करके लगाइए। बेटा मेंटर भी वही है, आप उसको ट्यूटर के तौर पर भी ले सकते हैं, शिक्षक के तौर पर भी ले सकते हैं, आपको जो गाइडेंस दे, है ना। आपके घर में भी कोई मेंटर आपका हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए जो आपसे अनुभव में बड़े हैं और आपको अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो आपको एक प्रकार से वो मेंटर आपके हो सकते हैं। ठीक है, जी इसका आंसर बताइए, क्या बता रहे हैं? इसका आंसर बता रहे हैं डी आंसर बता रहे हैं भैया, इसका डी आंसर बता रहे हैं आप, डी आंसर इसका बता रहे हैं, यानी BACED, BACED, है ना। डी के अलावा भी कोई किसी का आंसर है? इसमें तो भाई किसी ने कोई गलती ही नहीं करी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के जवाब सही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। 136 लोग इस टाइम लाइव हैं और सभी आंसर डी कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना, समझ बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो जवाब भैया सभी ने सही दे दिया। इसका तो जवाब आपका क्या हो जाएगा भैया, ABACED। तो भैया पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पूर्व योजना करेंगे। किसी भी चीज को करने से पहले आप क्या करेंगे भैया, प्री प्लान करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए, कहीं आपको जाना हो तो उसके लिए प्री प्लानिंग आपकी चलती है 3 से 4 दिन पहले, कि भाई हमें उस डेट को कहीं जाना है, अपने कपड़े पैक कर लीजिए, अब ये कर लीजिए, नए कपड़े ले जाइए। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, प्री प्लान कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पर भी पाठ योजना करने से पहले आप प्री प्लानिंग करेंगे। कोई भी पाठ योजना करने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं तो आपको क्या करते हैं, पहले आप प्री प्लान करते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे भैया, पाठ का आरंभ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पाठ को शुरू करेंगे। पहले प्री प्लान आपने कर लिया, फिर आपने लेसन उठाया और उसको क्या करा, उसको आपने आरंभ कर दिया। और BA के बाद आपका क्या आएगा, C, पाठ की रूपरेखा, यानी लेसन आउटलाइन करेंगे। पाठ की रूपरेखा क्या है उसको समझेंगे। तीसरा आपका हो गया। फिर आप क्या करेंगे, E करेंगे भैया, पाठ का अभ्यास करेंगे, डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे, उसकी बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे, पाठ का समापन करेंगे। क्या करेंगे, पाठ का समापन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है जी। अब तो प्री वेडिंग भी होती है, बिल्कुल सही कहा अनामिका शुक्ला जी ने, बिल्कुल सही कहा। अब तो वेडिंग से पहले प्री वेडिंग भी हो रही है ना। तो ये सभी आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को करने से पहले आप प्री प्लान जरूर करते हैं। तो उसी प्रकार आपको यहां पर भी करना है। पाठ योजना से पहले आपको प्री प्लानिंग जरूर करनी होगी। तो सबसे नंबर फर्स्ट पर आपका क्या आ जाएगा, प्री प्लानिंग। आपको अगर किसी को पता भी नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में एक चीज और है, तो आप बहुत अच्छे से जिसका जवाब दे सकते हैं। कैसे
भैया बी आपका स्टार्टिंग में आएगा, है ना, क्या आएगा, बी आपका स्टार्टिंग में आएगा। अगर आपको यह पता है कि भैया पहले पूर्व योजना तो आएगी, इसके बाद हमें नहीं पता क्या होगा, भैया इसमें से कुछ बच्चे होंगे कि उनको ये तो पता होगा कि भैया नंबर 1 पर आपकी पूर्व योजना आएगी और बाकी का मैम हमें पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, भैया देखिए बी ऑप्शन इसी डी में है, क्या बाकी में आपको कहीं बी ऑप्शन दिख रहा है, बताइए, क्या ऊपर के ऑप्शन में आपको बी कहीं दिख रहा है? और किसी बच्चे को यदि ये पता है कि पहले नंबर पर क्या आएगा, पूर्व योजना, तो यहीं से आपको आंसर टिक करके आ सकता है वो बच्चा कि जैसे भैया बी तो आपका यही है डी ऑप्शन में, है ना, कहां है भैया, बी तो आपका डी ऑप्शन में ही है, तो ये आपका सही आंसर है, उसको आगे लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस तरह से भी आप पेपर में देखेंगे, इस तरह भी आप एग्जाम में नोटिस करेंगे कि अब यदि आपको एक चीज कोई लाइन से क्रम में लगाने के लिए कोई चीज दी गई है और आपको यह पता है कि भैया पहला तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में ही आता है, इसके बाद हमें नहीं पता, तो यहां पर क्या है, सिर्फ बी यही इसी ऑप्शन में है, तो आप इसको टिक करके आ सकते थे बड़ी आसानी से। तो यहां तक की बात सभी समझ गए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रही हूं, वो जल्दी से करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेंगे। एंड्रागोजी शब्द का तात्पर्य किससे है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। एंड्रागोजी, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमने ऐसे ही किया था कि पहला हमें पता था, लास्ट वाले से आपने किया था, ठीक है, तो ये आपका तरीका ये भी हो सकता है। जी क्यों नहीं होगा, अवश्य ही आपका नेट क्लियर होगा, बस तरीके से पढ़ते चले जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। ये बताइए ये वाला क्वेश्चन, एंड्रागोजी शब्द का तात्पर्य है, द टर्म एंड्रागोजी रेफर्स टू चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी होती है, एडोलेसेंस लर्निंग थ्योरी होती है, अडल्ट लर्निंग थ्योरी होती है, या फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग थ्योरी होती है। इसका जवाब आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप बता देंगे कि इसका जवाब क्या आ रहा है। ये सभी का, कुछ बच्चों का जवाब इसमें बी आ रहा है, कुछ बच्चों का डी भी है, कुछ बच्चों का सी भी है। आंसर क्या होगा भैया, ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ध्यान देंगे भैया, एंड्रागोजी, ए से एंड्रागोजी हो जाता है आपका, और ए से क्या हो जाता है, अडल्ट। ये आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे। एंड्रागोजी जो आपका होता है वो अडल्ट के लिए होता है, और पेडागोजी जो होता है वो आपका बच्चे के लिए होता है। बाल्यावस्था अधिगम सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका, पेडागोजी में आप पढ़ेंगे, है ना। पेडागोजी पूरी किस पर आधारित होती है, बच्चे पर। तो यहां पर यदि पूछता कि पेडागोजी शब्द का तात्पर्य क्या है, तो आपका आंसर क्या होता, ए होता। क्या होता आंसर, ए, यानी चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी होती है पेडागोजी, क्या होती है आपकी, पेडागोजी, ठीक है। नंबर 2 पर आपकी आती है एंड्रागोजी, तो एंड्रागोजी आपकी क्या हो जाती है, अडल्ट के लिए होती है, क्या होती है, अडल्ट के लिए। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। ए से आप एंड्रागोजी याद रख लेंगे और ए से आप अडल्ट याद रख लेंगे, है ना, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। एंड्रागोजी जो होती है वो किसके लिए होती है, वयस्क अधिगम सिद्धांत, यानी अडल्ट लर्निंग थ्योरी होती है, ठीक है। और सेल्फ डायरेक्टेड में आपकी आ जाती है ह्यूटागोजी, कि आप खुद से चीजें कर रहे हैं, स्व निर्देशित अधिगम चीजें कर रहे हैं। आपके 3 टर्म होते हैं, एक आपकी होती है पेडागोजी, दूसरी आपकी होती है एंड्रागोजी, और तीसरी आपकी होती है ह्यूटागोजी, ठीक है। तो ये मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आपका आता है, ये कल या परसों, कल तो आपकी होगी लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे आप कल क्लास में, उसके बाद हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको स्वयं बनाने होंगे अब, ठीक है। सर ने बाकी टीम ने हमारी फैसला किया है, अगर आपको बने बनाए नोट्स भी रेफर कर दिए जाएंगे तो आपकी अपनी मेहनत क्या लगेगी, ये बताइए। बाकी मैं आपको लिखवा ही रही हूं। आप ज्यादा से ज्यादा, एक बच्ची ने टेलीग्राम पर नोट्स बनाकर भेजे थे मुझे, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, उसके नाम मेरी याद नहीं रहा, शायद पता नहीं क्या नाम था उसका, अगर वो बच्ची इस टाइम देख रही हो तो बताए। वो अगर नोट्स बना रही है, वो बेटा आप जो है टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अपने भेजिएगा जरूर, है ना। मैंने उस बच्ची के नोट्स देखे थे, काफी बहुत अच्छे थे। आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करिए। बाकी मैं जो आपको पढ़ा रही हूं, यहां पर लिखवा रही हूं, आप लिखते चलिए। आप जब तक लिखेंगे नहीं अपने हाथ से, चीजों को कैसे समझ पाएंगे, ये बताइए।
चीजों को कैसे समझ पाएंगे? अब सभी बच्चे अपने नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है, कौन कौन बना रहा है और कौन कौन नहीं। उस बच्ची के नोट्स की भी हेल्प आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए थे उस बच्ची के भी, ठीक है, जिसने भेजे थे टेलीग्राम पर, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब बताइए, ये वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ गए इसको जी। जो बना रहा है सब शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या फिर उन्हें टाइम नहीं है, तो उनको बड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेज दीजिए जी, जो भी बना रहे हैं। तो यहां तक का आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें, एक क्वेश्चन और बताइए आप, ये बताइए, ये आपका ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से सीधा क्वेश्चन बना था, कॉग्निटिव लेवल से, है ना। किससे बना था? कॉग्निटिव लेवल से आपका ये क्वेश्चन बना था कि संज्ञानात्मक डोमेन स्तर यानी कॉग्निटिव डोमेन लेवल। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से। किससे हो जाता है? ये आपका ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से। इसको मिलान करना था, बताइए, इसको मिलान करिए, इसका मिलान करिए जल्दी से, फटाफट से। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज रात में कर सकते हैं, आई थिंक 8 से 10, यही आपका टाइमिंग होता है। एक बार मैं कंफर्म करके आपको रिप्लाई कर दूंगी, उसके अलावा आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, है ना। 8 से 10 ही ना, 8 से 10 ही है, उसके अलावा आप मैसेज नहीं कर सकते हैं जी। इसका आंसर बताइए सभी, इसका आंसर आप बताएंगे, और ये मैं आज आपको नहीं करवाने वाली हूं, ये आप घर के लिए है, आपका होमवर्क। ये आपका घर के लिए है। वीडियो जब भी आप देखेंगे, जो भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, पॉज कर लेंगे, ये आप स्वयं अपने आप हल करिए, कल मैं आपको इसको हल करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका और बच रहा है, वो हम कल के लिए लेंगे। यहां पर आप आ जाएंगे, अब बाकी के बचे हुए पर आ जाएंगे। शिक्षक में शांति, संतोष, उदारता, कर्मनिष्ठा होनी चाहिए। यानी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए भाई, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पीस होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए डेडिकेशन, काम के प्रति। यदि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा क्या होगा? काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। आपके पढ़ाने के प्रति मेरा क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा भैया, ये अगर मेरे अंदर होगा तो बच्चे मेरे अंदर विश्वास कर पाएंगे, मुझ पर क्या कर पाएंगे? अपना विश्वास जता पाएंगे कि हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से समझा रही हैं और हमारा नेट क्लियर हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे तो यही आपको क्या कहना चाह रहा है, शिक्षक में शांति भी होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आप में से कि वो मैसेज करते हैं कि मैम हमने बेसिक तो पढ़ा हुआ है, आप बेसिक क्यों पढ़ा रही हैं, है ना। तो अब बच्चों को क्या करना चाहिए, मुझे कामली लेना है आप लोगों को। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब क्लास एंड होगी तो सभी का कमेंट मुझे चाहिए, जो बात मैंने आपसे शुरू में पूछी थी कि मैं आप किस तरह से पढ़ाऊं आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, मुझे बेसिक से बच्चों को लेकर बेसिक वालों को भी चलना है, और जो आपका एग्जाम कर चुके हैं तो उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके अकॉर्डिंग भी चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि आज आपकी हो गई, क्योंकि पेडागोजी की समझ बनाना बहुत जरूरी होता है, बेसिक बताना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप आगे का सभी चीजें कवर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपका हो जाता है शिक्षक, छात्र व विषय के बीच समन्वय स्थापित होना। भैया शिक्षक, छात्र और विषय के प्रति क्या होना चाहिए? तीनों का लेवल माध्यम बराबर मात्रा में होना चाहिए। टीचर शिक्षक को, बच्चे को समझे, बच्चा शिक्षक को समझे, पाठ्यक्रम हम इसको कैसे अवॉइड मतलब दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्या क्या हो सकता है, किस तरह से आप चीजें समझा सकते हैं, किस तरह से कठिन चीजों को बहुत सरल भाषा में आप बता सकते हैं। तो यही पर यहां पर ये कहना चाह रहा था। तो यहां पर आ जाती हैं अवधारणाएं शिक्षण की। अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील है, यानी निरंतर चलने वाली। तो इसमें आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं शिक्षण की अवधारणाओं में। भैया पहला जवाब आपका होता है क्यों। क्यों का जवाब हमें मिलता है दर्शन शास्त्र द्वारा।
कैसे का जवाब हमें मिलता है मनोविज्ञान द्वारा, और क्या का जवाब हमें मिलता है सामाजिक आवश्यकताओं के द्वारा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये दर्शन शास्त्र क्या है और इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज का आंसर कैसे ले पाएंगे। तो यहां पर आपका दर्शन शास्त्र क्या हो जाता है, दर्शन शास्त्र द्वारा क्या पढ़ाया जाए ये तय हो सकता है। क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो ये तय आपका कौन करेगा, ये आपका दर्शन शास्त्र तय करेगा। शिक्षा का उद्देश्य, मूल्य और विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसमें आप लिखेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, और शिक्षा का मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे शिक्षा का मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें पहले वाले में भैया क्यों का जवाब दर्शन शास्त्र द्वारा आपको मिलेगा। दर्शन शास्त्र क्या है, एक विषय है। क्या है, एक विषय होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये जानना हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, ये जानना हम बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, ये जानना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दर्शन शास्त्र में आ जाएगा। कैसे और क्या का जवाब आपको कल की क्लास में मिलेगा। बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू होगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सभी बच्चे बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जो बात मैंने आपसे पूछी थी स्टार्टिंग में, मुझे सभी हर एक बच्चे का 136-37 के आसपास लाइव चल रहे हैं, मुझे हर उस बच्चे का कमेंट चाहिए कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाऊं, या मैं जो पढ़ा रही हूं वो आपकी समझ आ रहा है या नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना है, मैं बोलकर पढ़ाऊं या लिखकर भी उसको पढ़ाऊं, तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।